राधे राधे प्रिय दर्शकों। आज 70 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति को हॉस्पिटल से इसलिए निकाला जा रहा था कि ना ही उनको एडमिट करने वाले का पता था और ना ही उनके पास दवाइयां लाने का पैसा। तो वह व्यक्ति हॉस्पिटल और बेड का खर्चा कैसे दे पाते। उनकी दवाइयों की पर्ची कल से पड़ी थी, लेकिन अभी तक उनकी दवाइयां नहीं आई थी। जब डॉक्टर आज सुबह राउंड पर आए तो उन्हें बोले कि जब इन्हें दवाइयां ही नहीं लाना तो फिर इन्हें हॉस्पिटल में रखकर क्या फायदा। 70 वर्षीय मोहनलाल जी डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, डॉक्टर साहब, मुझे हॉस्पिटल से मत निकालिए। मेरा कोई नहीं है। मैं बाहर जाकर मर जाऊंगा। बहुत शरीर में दर्द होता है। प्लीज मेरी दवा कर दीजिए। दोस्तों, वह 70 वर्षीय मोहनलाल जी कौन है? क्यों इस तरह से हॉस्पिटल में पड़े हैं? उन्हें कौन एडमिट करके गया? क्या उनकी कोई संतान नहीं है? क्या वह बिना बच्चों के है? तो चलिए उनकी कहानी जानते हैं। 70 वर्षीय मोहनलाल जी हमेशा इस तरह से नहीं थे। कभी वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। उनके दो बेटे विपिन और विकास। मोहनलाल जी को धन संपत्ति और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दुख इस बात का था कि उनकी पत्नी दो बच्चे विपिन और विकास को जन्म देने के कुछ सालों बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उन दोनों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मोहनलाल जी की माताजी पर आ गई थी। मोहनलाल जी की माताजी थी तो वृद्ध, लेकिन वह अभी घर के सारे काम किया करती थी। मोहनलाल जी अपना बिजनेस संभालते थे। विपिन और विकास को उनकी दादी माँ संभालती थी। मोहनलाल जी को कई बार मोहनलाल जी की माता ने कहा कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, बहू आएगी तो तुम्हारा ध्यान रखेगी। यदि वह बच्चों को संभालने से मना करती है तो जब तक मैं जिंदा हूँ बच्चों को कोई आँच नहीं आएगा। लेकिन मोहनलाल जी ने कहा, माँ, मुझे शादी करने की क्या जरूरत है? मेरे दो बेटे हैं और घर गृहस्थी में थोड़ा तुम काम करती हो। पैसे रुपए की कमी नहीं है। मैं घर के कामों के लिए एक नौकरानी लगा देता हूँ। इसी तरह से मोहनलाल जी ने शादी तो नहीं किया, घर गृहस्थी की जिंदगी चलती रही। मोहनलाल जी के दोनों बेटे विपिन और विकास पढ़ लिख कर अब बड़े हो चुके थे। विपिन कॉलेज में था। विपिन ने डबल एमए किया, लेकिन उसके साथ साथ वह अपने पिताजी के बिजनेस में भी हाथ बटाया करता था। पिताजी को अब विपिन का बहुत सहारा हो चुका था। वही विकास को भी मोहनलाल जी चाहते थे कि विकास भी हमारे बिजनेस में आए और बिजनेस में वह कुछ सीखे। लेकिन विकास का बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वह तो हमेशा से कहता था कि दादी, मैं डॉक्टर बनूंगा। देख लेना, जिस तरह से मेरी माँ बीमारी की हालत में इस दुनिया को छोड़कर गई है, तो मैं डॉक्टर बनने के बाद दुनिया की सारी माँ को बचा लूंगा। यह उसकी बचपन की तोतली तोतली बातें सुनकर दादी माँ बहुत खुश हो जाती और उसे आशीर्वाद देती, बेटा, तू एक दिन जरूर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। समय के साथ साथ विकास के मन में डॉक्टर बनने की जो इच्छाएं थी वह और ज्यादा प्रबल होती गई। इधर समय के साथ साथ विपिन की शादी भी हो जाती है। बहू बहुत ही सुंदर और सुशील। घर में आते ही घर गृहस्थी के सारे काम विपिन की पत्नी ने संभाल लिया था। अब तो दादी माँ को थोड़ी सी जिम्मेदारियों से राहत मिल चुकी थी। अब बच्चे जवान हो चुके थे। दादी माँ के हाथ पैर चलने अब कम हो गए थे। अब दादी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। फिर भी विपिन और विकास की वह एक माँ से कम नहीं थी। खास तौर से विकास तो अपनी दादी का बहुत ही लाडला था। जब विकास की माँ इस दुनिया से गई थी तो वह मात्र 3 साल का था। उसे तो अच्छी तरह से अपनी माँ का चेहरा भी नहीं याद, इसीलिए वह दादी माँ को ही अपनी माँ समझता था। एक दिन विकास आकर अपनी दादी को बोलता है, दादी, मेरा सपना पूरा हो गया। अब मैं अमेरिका जाकर अपनी डॉक्टरी की ट्रेनिंग करूंगा। दादी यह सुनकर तो जैसे शॉक सी रह गई कि मेरा छोटा सा विकास अमेरिका चला जाएगा। हालांकि अब विकास छोटा सा नहीं था, लेकिन दादी की नजरों में अभी भी छोटा सा मासूम सा बच्चा ही था। एक तरफ तो दादी को बहुत खुशी हुई कि मेरे विकास ने इतनी प्रगति कर ली है, उसके सपने पूरे हो गए हैं। अब वह डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा। एक तरफ उसे बहुत दुख था कि मेरा विकास चला जाएगा तो पता नहीं इसके लौटने तक मैं जिंदा भी रहूंगी कि नहीं। लेकिन विकास के सपनों की बात थी। दादी अपने दुख को अपने दिल में दबाए हुए विकास को आशीर्वाद देती है कि बेटा, जा, तेरे सपने पूरे हों।
तू दुनिया की हर माताओं को बचाना, हर गरीबों की रक्षा करना। तू जब बहुत बड़ा डॉक्टर बन के आना, तो खूब सबकी सेवा करना। विकास अपनी दादी का आशीर्वाद लिए हुए, दादी के पैरों को छूकर, पिता और अपने बड़े भाई से आशीर्वाद लेकर विदेश चला जाता है डॉक्टरी की पढ़ाई करने। लेकिन 1 साल ही बीता रहता है विकास के जाने के बाद कि विकास को खबर जाती है कि उसकी दादी अब इस दुनिया से चल बसी। विकास को यह सुनकर बहुत दुख लगता है। वह तुरंत वापिस आने की कोशिश भी करता है, लेकिन ना तो उसे मेडिकल कॉलेज से छुट्टी मिलती है और ना ही उसे वीजा मिलता। फिर भी वह मेडिकल कॉलेज से बिना छुट्टी लिए हुए भाग के आ जाता। लेकिन उसे वीजा ना लगने की वजह से इंडिया आना मुश्किल हो गया है। वह वहीं रोता रहा, तड़पता रहा। अंतिम बार दादी के साथ किए हुए वीडियो कॉलिंग पर दादी के चेहरे को याद करता और दादी के लिए बहुत रोता, बहुत तड़पता। लेकिन जब वह आ नहीं पाया, तो अपने दादी के दर्द को दिल में लिए हुए, अपने दादी के दिए हुए वचनों को याद करते हुए अपने कर्तव्य पर चलने लगा। समय बीतता गया। बीच-बीच में वह अपने पिता और भैया भाभी से बात कर लेता था, तो थोड़ा उसके दिल को खुशी मिल जाती थी। और फिर से वह विदेश की धरती पर फिर से अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा कर अपने देश वापिस आने के सपने लेकर कोशिश में लगा रहता। एक दिन उसके भाई से जब बात हुई, उसने कहा पिताजी से बात करवा दो भैया। तो उसके बड़े भाई ने बोला विकास, पापा घर पर नहीं है, वह सारा बिजनेस मेरे नाम पर कर दिए और मैं ही बिजनेस संभाल रहा हूँ। दादी के जाने के बाद पापा का मन घर पे नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा जताई, तो मैंने कह दिया कि पापा अब तो विकास भी एक अच्छा डॉक्टर बन गया है और मैं आपके बिजनेस और घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल लेता हूँ। अब आप जाइए, तीर्थ यात्रा कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल घर की चिंता छोड़ दीजिए। बड़े भाई ने इतनी अच्छी तरह से विकास को बताया, तो उसने अपने भाई की बात मान लिया। बस उसे दुख सा हुआ कि ना जाने पापा अकेले कहाँ भटक रहे होंगे। फिर उसने सोचा, पापा के बहुत सारे दोस्त हैं। पापा घर गृहस्थियों के काम और जिम्मेदारियों से आज फ्री अपने मन की तीर्थ यात्रा कर रहे तो कोई बात नहीं। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन विपिन के घर में बहुत बड़ी पार्टी समारोह था। आज उसके शादी का सालगिरह था। ढेर सारे पकवान बनाए जा रहे थे। मेहमानों से खचाखच घर भरा हुआ था। विपिन की पत्नी पुष्पा, उसकी सहेलियां भी रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर डीजे पर ठुमका लगा रही थी। पूरे घर में रंग जमा हुआ था। बहुत ही मस्ती भरा माहौल था। पार्टी अपने चरम सीमा पर थी। सब डीजे पर डांस कर रहे थे। कोई चाय नाश्ते का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक से म्यूजिक बंद हो जाता है। म्यूजिक बंद होते ही डांस करने वालों को तो जैसे गुस्सा ही आ गया। जोर से पुष्पा चिल्लाती है, अरे म्यूजिक किसने बंद कर दिया? अभी अभी तो मस्त डांस पार्टी शुरू हुई थी। सामने आकर कहता है एक लड़का, मैंने बंद किया है। ऊपर से नीचे तक पुष्पा देखती है तो उसका देवर विकास खड़ा था। अरे देवर जी, आप कब आए? आपने ना तो कोई संदेश दिया और ना ही खबर और ना ही आपने फोन कॉल मैसेज। आप अचानक से फिर आपने म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? आओ आओ, आप भी डांस करना शुरू हो जाओ। बंद करो भाभी यह सब तमाशा। मुझे यह बताओ, पिताजी कहाँ हैं? तभी वहीं पर विपिन आकर खड़ा होता है। यह क्या तमाशा है छोटे? मैंने तुम्हें फोन पर बताया तो था कि पिताजी चारों धाम की यात्रा पर गए हैं। अच्छा भैया, लेकिन मेरा तो नंबर नहीं लग रहा है। क्या पिताजी फोन लेकर नहीं गए? अच्छा कोई बात नहीं। आप उन सब दोस्तों का नंबर दीजिए जो मेरे पापा के साथ गए हैं। मैं उन्हीं के नंबर में लगाकर पापा से बात कर लेता हूँ। अरे वो क्या है ना छोटे, कि पापा के दोस्तों का नंबर मेरे पास नहीं है। देख मैं घर से पता लगाकर बताता हूँ। अभी यह पार्टी चल रही है, तू भी शांति से इस पार्टी का मजा ले। अब विकास को बहुत गुस्सा आ चुका था। उसने बोला, बंद कीजिए भैया ये नाटक।
आप इतने पत्थर दिल इंसान कैसे हो सकते हैं? यहाँ पिताजी का पता नहीं है और आप अपनी शादी का सालगिरह मना रहे हैं। अब तो दोनों भाइयों की बात सुनकर आए हुए मेहमान भी चौंक कर खड़े हो गए। आखिर ये माजरा क्या है जो अभी तक विपिन को ढेर सारी तारीफें और बधाइयां दे रहे थे, वही विपिन की तरफ घृणित नजर से देखने लगे। क्या क्या इसका पिता गुम हो गया है और यह इतनी बड़ी पार्टी दे रहा है, खुशी मना रहा है? यह कैसा इंसान है और यह दूसरा लड़का कौन है? किसी किसी के समझ में तो तुरंत आ गया, क्योंकि वह भैया बोल रहा था तो लोग समझ ही गए कि यह कोई छोटा भाई ही हो सकता है। अब वहां पर सब लोग पूछने लगे, क्या मामला है भाई? क्या बातें हो रही है यहाँ? जहाँ अभी तक पार्टी में मौज मस्ती चल रही थी, वहां एक तर्क वितर्क और सन्नाटे सा हो गया। दोनों भाइयों की दहाड़ने और चीखने की आवाज आने लगी। अब विपिन को भी गुस्सा आ चुका था। अरे विकास छोटे भाई, मेरा छोटे, तू मेरी बात तो सुन। इतने मेहमानों के साथ मेरी इज्जत का कचरा मत कर। चल कमरे में चल, हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। नहीं भैया, क्यों जाऊं कमरे में? अब यह बात कमरे के अंदर तक सीमित नहीं रही। बताइए पिताजी कहाँ हैं? विपिन गुस्से में आते हुए कहा, मैं नहीं जानता। मैंने ठेका लेके रखा है पिताजी का। तू जाके पिताजी को ढूंढ। तभी विकास आवाज देता है, पिताजी अंदर आइए। इतना कहते ही विकास और विपिन के पिताजी दोनों आकर विकास और विपिन के पास खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हुआ ये था कि जब विकास विदेश में ही था तो उसने ऑनलाइन आवेदन कर दिया था अपने इंडिया के, और अपने ही शहर के एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में उसने फॉर्म डाल दिया था। किस्मत बस उसका उस हॉस्पिटल में सिलेक्शन हो जाता है, उसे नौकरी मिल जाती है और उसे ज्वाइनिंग करने के लिए जो समय दिया जाता है वह बहुत ही कम समय था। विकास वहां से आकर डायरेक्ट ही हॉस्पिटल में ज्वाइन करता है। वह एक होटल में ठहरा रहता है। वह अपने भैया भाभी के पास घर नहीं आ पाता। जब विकास ड्यूटी पर रहता है तो वह क्या देखता है कि एक उसी के वार्ड में एक डॉक्टर एक पेशेंट को बहुत डांट रहे होते हैं। अरे तुम्हारा कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं है? तुम्हें किसने एडमिट किया है? अभी यह बेड खाली करवा दो और इस पेशेंट को निकाल कर बाहर कर दो। वह बूढ़ा व्यक्ति जिसके शरीर में जगह जगह से पट्टी बंधी हुई थी, सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, आंखों के नीचे काला पीला लग रहा था, हाथ जोड़कर कह रहा था, डॉक्टर साहब, मैं इस हालत में क्या करूंगा? बाहर कैसे जीऊंगा? मेरा कोई नहीं है। नर्स कहती है, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना दवाइयां क्यों नहीं करवा लेते? इतनी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल में आने की तुम्हें क्या जरूरत थी? तभी विकास वहां पहुंच जाता है। दूर से उसे कुछ ऐसा लग रहा था कि यह मेरे पिता जैसे है, लेकिन जब विकास पास में देखता है तो उसकी घबराहट का कोई ठिकाना नहीं। पिता जैसे नहीं, यह तो मेरे पिता ही हैं। वह उन्हें देखते ही नर्स को डांटते हुए कहता है, क्या क्या इस तरह से किसी मरीज से बात किया जाता है? आपको बात करने का तमीज नहीं है? किसी पेशेंट को इस तरह से आप डांट रही हैं? वह कहती है, डॉक्टर साहब, आप तो अभी नई नई ज्वाइनिंग करे हैं, आपको पता नहीं। यह बूढ़ा व्यक्ति आज 4-5 दिन से मेरे हॉस्पिटल में पड़ा है। इसके पास दवाइयां लाने के पैसे नहीं है। इसका कोई अपना नहीं है। इसे जो एडमिट करके गया है उसका भी कोई पता ठिकाना नहीं। पता नहीं यह कौन है। तभी विकास जोर से कहते हैं, यह मेरे पिताजी हैं। चिंता मत करो, अब इनकी दवाइयां भी आ जाएगी और इन्हें एडमिट करने वाले का पता ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। सारी जिम्मेदारी मेरी। बिस्तर पर लेटे हुए मोहनलाल जी की कानों में जब यह आवाज जाती है कि यह मेरे पिता हैं, तो वह धीरे से बेड का सहारा लेते हुए ऊपर की तरफ देखते हैं। तो उस डॉक्टर को देखकर उन धुंधली आंखों से पहचानने की कोशिश करते हैं। फिर विकास उन्हें सहारा देकर उठाता है।
मोहनलाल जी अब तक पहचान चुके थे कि यह मेरा बेटा विकास है। वह उसके गले लग जाते हैं। बेटा विकास, तू भगवान बनकर आ गया। मेरा बेटा तू कहाँ था? अब तक तुझसे कोई बात नहीं हो पा रही थी। अरे तूने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? वह अपने पिता की आंखों को आंसू को पोंछते हुए कहता है, पापा आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। फिर ये हालत आपकी कैसे? और आप अपने ही शहर के हॉस्पिटल में कैसे? तीर्थ यात्रा बेटा? मैं कब तीर्थ यात्रा पर गया था? मोहनलाल जी आश्चर्य के साथ अपने बेटे विकास से पूछे। विकास बोला, भैया तो आपको यही बताए। फोन पर भी बात हुई थी तो उन्होंने साल भर पहले ही बताया था कि आप तीर्थ यात्रा पर गए। तभी मुझे शंका हो रही थी कि ऐसी कौन सी तीर्थ यात्रा है जो आप पूरे साल भर करते रह गए। पिताजी, आप सब कुछ बताइए कि आपके साथ यह क्या हुआ और आप यहाँ कैसे? मैं अभी घर नहीं गया। मेरी अभी-अभी यहाँ पोस्टिंग हुई, तो पहले मैंने सोचा ज्वाइनिंग कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपसे और अपने परिवार से मिलता हूँ। मैं यहीं शहर में एक होटल में ठहरा हूँ। मोहनलाल जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। वह अपनी आंखों को साफ करते हुए बोले, बेटा, मैं कोई तीर्थ यात्रा में नहीं गया था। जब तक तुम्हारी दादी जिंदा थी, तो तुम्हारी भाभी दादी से डरती थी। बूढ़ी होने के बाद भी दादी ने अपने हौसले को कायम रखा था। उसके सामने तुम्हारी भाभी की एक नहीं चलती थी। लेकिन जैसे ही तुम्हारी दादी इस दुनिया के से छोड़कर चली गई, तो तुम्हारी भाभी का उस घर में कब्जा हो गया। और फिर विपिन ने भी मेरी दुकान पर कब्जा कर लिया। उसने मुझसे एक दिन बोला कि पापा, अब आप दुकान में मत आया करो। आपकी उम्र नहीं रही कि अब आप काम करो। पहले तो शुरू-शुरू में मुझे यही लगा कि मेरा बेटा मेरे भले के लिए बोल रहा है। वह चाहता है कि मैं घर में रहकर आराम करूं। लेकिन जब मैं घर में रहने लगा, तो बहू मुझे घर के काम करवाने लगी और मुझे परेशान करने लगी। बहू मुझे 2 रोटी देती थी, उसके बदले इतना सुनाती थी कि जैसे मैं हमेशा से घर में ही बैठा हूँ। आज तक जितना भी सब कुछ था, मेरी कमाई का था। बेटे ने धोखे से मेरे अकाउंट पर भी जितने पैसे थे, सब उसने मेरे अकाउंट पे ज्वाइन कर लिया। उसने बोला, पापा जी, आपके अकाउंट में मेरा यह ज्वाइंट अकाउंट करवा दीजिए, क्योंकि बिजनेस में पैसे लगाने होते हैं, कब कहाँ चेक देना पड़ता है, तो मुझे बार-बार आपकी साइन लेना पड़ता है। अब जब मैं सब कुछ संभाल ही रहा हूँ, तो आपको अपने नाम पर रखने की क्या ज़रूरत है? हाँ, आपका भी नाम है, कभी आपको कुछ ज़रूरत हुई तो ले लेना। ऐसा कहकर पहले उसने अकाउंट को ज्वाइंट करवा लिया, फिर उसने एक अपना अलग से अकाउंट बनाया और जितने भी मेरे अकाउंट में पैसे थे, तो वह ज्वाइंट अकाउंट का हकदार होने की वजह से उस अकाउंट के सारे पैसे अपना अकेले में कर लिया। एक बार मैं बीमार हुआ, तो अपने ज्वाइंट अकाउंट में निकालने गया, तो पता चला कि वहाँ सिर्फ 1000 रुपए है। यदि मैं उस 1000 रुपए को भी निकाल देता हूँ, तो मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। मैं आकर बेटे से पूछा कि तुमने पहले तो ज्वाइंट करवाया, उसके बाद सारे पैसे कहाँ रख दिए? वह कहने लगा, पिताजी, अब आप बुढ़े हो गए हो। कभी किसी ने आपकी साइन ले लिया, तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आप चिंता मत करो, पैसे जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, मुझे 5000 रुपए दे दो। मुझे मेरी दवाइयों के लिए पैसों की ज़रूरत है। बहू चिल्लाने लगी, 5000 जैसे बड़ी रकम? तुम बुड्ढे के ऊपर खर्च करना अच्छा नहीं है। क्या बीमारी है? अरे कुछ तो नहीं हुआ है? अपनी जवानी में तो ऐश-आराम के साथ खाते-जीते रहे। अब कम से कम अपने बेटे-बहू के लिए तो कुछ छोड़ दो। जितनी भी सारी कमाई थी, वह अपने बेटे विकास के लिए विदेश भेजते रहे। अगर उसे विदेश भेजने का पैसे दिखाऊं, उसकी लिस्ट दिखाऊं, तो अब हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं बचा है। हमारे हिस्से से भी निकाल कर आपने अपने बेटे को सब कुछ विदेश में भेज दिया। अब जाकर समझ में आया कि विपिन क्यों ऐसा कर रहा था। इसीलिए बेटा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रह गया था। बीमार होने की वजह से मेरी दवा जब नहीं हो पाई, तो मुझे खांसी और बुखार रहने लगा था।
एक दिन बहू मेरे सामने ही कहती है कि देखो जी, इस बुड्ढे को अपने बाप को ले जाकर किसी वृद्धा आश्रम या रोड पर छोड़कर आओ। दिन भर पूरा दिन ये खांसता रहता है। मैं तो इस घर से तंग आ चुकी हूँ। जब तक तुम्हारी दादी जिंदा थी, खास खास के परेशान करती थी। अब तो लगता है कि इन सबकी बीमारियों से मुझे खुद ही टीबी हो जाएगा। ले जाओ, इसे कहीं छोड़कर आओ, वरना मैं खुद ही यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब मुझसे इतना सेवा नहीं किया जा सकता। तुम्हारी बूढ़ी दादी की सेवा कर कर के मैं खुद ही अधमरी सी हो गई हूँ। पहले तो मुझे लगा कि मेरा बेटा अपनी पत्नी को अभी एक थप्पड़ मारेगा और कहेगा, पुष्पा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के बारे में ऐसे बोलने की। लेकिन बेटा अपनी पत्नी की बात सुना और चुपचाप बाहर निकल गया। दूसरे दिन आकर कहता है, पिताजी तैयार हो जाओ, चलो आपको किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ देता हूँ। हम लोग अब अपना अपना काम और जिंदगी संभाले कि हमेशा बूढ़ों की सेवा ही करते रहे। मैं इस तरह बड़े बेटे के व्यवहार से बिल्कुल आश्चर्य में था कि इसे क्या हो गया है। वह दूसरे दिन ही सुबह सुबह कार में ले जाकर मुझे वृद्धा आश्रम जाने लगा। लेकिन जब वह मुझे एक मंदिर के पास ले गया और बोला, कुछ देर तक यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह मुझे मंदिर में छोड़कर चला गया। मैं उसका इंतजार करता रहा कि शायद वह आए और मुझे वृद्धा आश्रम ही छोड़ दे। लेकिन वह फिर लौट कर नहीं आया। मैं मंदिर में ही कुछ दिनों तक भीख मांगकर गुजारा करता रहा। लेकिन अब वहां पर भिखारियों की संख्या ज्यादा हो चुकी थी। भीख मिलना भी मुश्किल हो गया था। वहां से भी बार बार भगाने लगे थे। तो मैं अब कहाँ जाता। एक दिन मैं रोड के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। अचानक से एक कार आई और मुझे पीछे से ठोकर मार दी। मैं झुक झुक कर चल रहा था, रोड के किनारे गिर गया। फिर उसी कार वाले ने मुझे लाकर इस हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और ना जाने कहाँ गायब हो गया। बेटा, तब से मैं इस हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। मेरे शरीर में जगह जगह चोट लगी है। पहले दिन तो मेरी दवाइयाँ हो गई, लेकिन यह देखो, मेरे पास 4 दिन की पर्ची पड़ी है। दवाइयाँ लाने का पैसे नहीं है। डॉक्टर मुझे बाहर निकालने के लिए बोल बोल कर चले जाते हैं। अब अगर बेटा तुम नहीं मिलते, तो आज मुझे उठाकर इस हॉस्पिटल से ही निकाल दिया जाता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। यह सारी घटना सुनने के बाद भी विकास की आंखों में भी आंसू बहने लगे थे। उसने अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहा, पिताजी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विकास ने जल्दी से अपने पिताजी के सारे रिपोर्ट निकलवाए और उनका रिपोर्ट निकालकर उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। अच्छी से अच्छी दवाइयाँ, सब कुछ स्पेशल होने लगा था। और जल्दी ही जब उसके पिताजी को आराम हो गया, तो वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अपने उसी होटल में लेकर गया जहां वह रह रहा था। फिर वह अपने पिताजी को बोला, पिताजी अब आप चलिए हमारे साथ, अपने घर चलते हैं। पिताजी बोले, बेटा, उस घर में अब हमारा कुछ नहीं है। उस घर को तो विपिन ने अपने कब्जे में कर लिया है। अब मैं दोबारा वहां जाकर नहीं रहना चाहता। विकास बोला, नहीं पापा, आपको अब उस घर से कोई नहीं निकालेगा। जब विकास आया तो देखा कि उस घर में पार्टी चल रही थी। उसने म्यूजिक बंद कर दिया और अपने भैया भाभी के साथ अपने पिताजी के लिए इंसाफ मांगने लगा। आज दोनों भाई भाई की बहस करने के बाद जब वह पिताजी को वहीं पर बुला लेता है और जैसे ही दोनों भाइयों के बहस के बाद पिताजी पीछे खड़े हो जाते हैं आकर, तो बड़े बेटे की तो मानो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे, यह कहाँ से आ गए। सारे मेहमान भी अब बड़े बेटे को बहुत भला बुरा कहकर एक एक करके जाने लगे थे। पार्टी कर रहा है, अपने पिता को घर से निकाल दिया, क्योंकि अब तक आए हुए मेहमानों ने भी विकास और विपिन की सारी बातें सुन ली थी। सबको सच्चाई का पता चल चुका था। विकास अपने भाई से कहता है, भैया, तुमने पिताजी के साथ बहुत बुरा किया। अब पिताजी के घर पर रहने का तुम्हारा कोई हक नहीं। हटाओ अपनी पार्टी के सामान और छोड़ो यह घर। अब इस घर में पिताजी रहेंगे। आज विपिन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने समाज के सामने जो मेरा तमाशा बना दिया है। वह अपना हाथ उठाने लगा
कि विकास ने अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया। बस भैया, पिताजी के ऊपर बहुत अत्याचार कर लिया, अब मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। विपिन गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है, क्यों छोड़कर जाऊं यह घर? जितनी भी पिताजी के बिजनेस की कमाई थी, वह तुझे डॉक्टर बनाने के चक्कर में सब विदेश भेजे दे रहे थे, और मैं यहाँ बिजनेस में मेहनत करता और एक नौकर की तरह उस बिजनेस में पड़ा रहता। क्यों, मेरा कोई हक नहीं बनता था? भैया, पिताजी ने अगर मुझे डॉक्टर बनाने के लिए पैसा ही दिया था, तो मुझसे आप बोलते, मैं आपके पैसे की कमी पूरी कर देता। लेकिन पिताजी को घर से निकाल कर आपने अच्छा नहीं किया। कुछ ही समय के बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर दोनों बड़े बेटे और बहू हक्का बक्का रह जाते हैं। मोहनलाल जी कहते हैं, मैंने पुलिस को बुलाया है। मैंने यह बताया है कि मेरे ही घर से मेरे बहू बेटे ने निकाल कर मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। अब तुम दोनों अपना सामान उठाकर यहाँ से भागते हो कि मैं तुम दोनों के लिए और कुछ करूं। यह सब देखकर विपिन समझ जाता है कि अब मेरी बात और मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। वह अपने पिताजी के पैरों पर गिर जाता है। पिताजी, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मुझसे भूल हो गई। मैं इस भ्रम में, इस गुस्से में यह सब कर बैठा कि आप अपनी कमाई सब कुछ छोटे भाई के हिस्से में देकर उसकी पढ़ाई में लगाए दे रहे हैं। तो मेरे लिए क्या बचेगा? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। उससे दूर होते हुए मोहनलाल जी कहते हैं कि मैं तुझे एक ही शर्त पर माफ करूंगा कि तू मेरा यह घर छोड़कर चला जाएगा और कभी मेरी जिंदगी में वापस लौटकर या मेरे घर के आसपास भी नहीं दिखेगा। बड़े बेटे और उसकी बहू को यह शर्त मंजूर करनी ही पड़ी। वह अपना सामान उठाकर दोनों वहां से जाकर किराए के मकान में रहने लगे। पुलिस को भी मोहनलाल जी ने अपना केस वापस लेकर भेज दिया। अब अपने बेटे विकास के साथ अपनी बची हुई जिंदगी भगवान का नाम लेते हुए गुजारने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। क्या मोहनलाल जी ने अपने बेटे को घर से निकाल कर अच्छा किया या गलत? अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।